कोशिका, और थोड़ा स्पीड से बोलूंगा तो ध्यान दीजिएगा। कोशिका, सबसे पहले कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। पहला क्वेश्चन कि किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। लेकिन याद रखिए, यह सबसे पहले पादप कोशिका की खोज हुई थी, वो जीवित सेल नहीं थी, ये नॉन लिविंग सेल मृत कोशिका थी। पादप के कॉर्क वाले छाल वाले भाग में से इसको खोजा गया था और यह मरी हुई कोशिका थी, 1665 में खोजा। तो फिर जीवित कोशिका किसने खोजी? ल्यू वैन हॉक ने। पहली बार ल्यू वैन हॉक ने जीवित कोशिका को खोजा था। इसके बाद में पादप की जीवित कोशिका को फिर किसने खोजा? जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लेकिन पहली बार तो मरी हुई कोशिका को छाल के अंदर देखा था। ओके, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आता जिसका नाम था रुडोल्फ वर्सो। इसने ऑमनिस ई सेलुला नाम दिया। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है जो हमको याद नहीं रखना, हमको तो इतना सा याद रखना है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इसके बाद में एक वनस्पति विज्ञान का वैज्ञानिक जिसका नाम था स्लीडन और दूसरा सवान, इन दोनों ने मिलकर के एक कोशिका सिद्धांत दिया। उसके अंदर मुख्य रूप से 4 बातें बताई। पहली बात बताई कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है। दूसरी बात बताई कि जो कोई भी जीव अपना जो कार्य करता है वो उनके अंदर उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन सबके कार्यों को मिलाकर के काम होता है, मतलब एक तरह से सेल का टीम वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें कहा कि जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे कोशिकाओं के बने होते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि ये आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी आकार आकृति कैसी होती है। तो इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज हम 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक का मानते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आकृति। तो ये कर्करूपी हो सकती है, आयताकार हो सकती है, कोणीय हो सकती है, फाइबर जैसी भी हो सकती है। इसके बाद में सबसे लंबी कोशिका, तो जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका नारो सेल को माना जाता है। पादपों में सबसे लंबी कोशिका रेमी तंतु को माना जाता है। रेमी तंतु एक रेमी फाइबर एक प्लांट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका, एनिमल में सबसे बड़ी कोशिका हम ऑस्ट्रिच एग को मानते हैं। ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग का अंडा, इसको ऊंट पक्षी भी कहते हैं, बहुत ऊंचा होता है और बहुत भारी पक्षी है जो उड़ता नहीं है। पेंगुइन भी नहीं उड़ता, ये भी नहीं उड़ता, तो उसका अंडा होता है, लगभग 14 सेंटीमीटर तक का व्यास हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं पादपों में सबसे बड़ी कोशिका, तो एसिटाबुलेरिया एक पादप होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में सबसे छोटी कोशिका, अगर नर मनुष्य की बात करें, मेल ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होगी जो टेस्टिस के अंदर शुक्राणु जन क्रिया से बनता है। इसके बाद में फीमेल में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु को माना जाता है, अंडे को। और उसके बाद में वैसे प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, एक तरह से एक माइकोप्लाज्मा एक बहुत छोटा टोबैको वायरस होता है, तंबाकू का वायरस होता है, वो सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। कोशिका के आधार पर जीव 2 तरह के हो सकते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिनमें एक ही कोशिका होती है, सारे काम वही करती है। जैसे कि बात करें अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, क्लेमाइडोमोनास, ये 4 एग्जाम्पल हो गए। बहुकोशिकीय जीव बहुत सारे जीव होते हैं, हम सब पेड़ पौधे जीव जंतु सब बहुकोशिकीय में आते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ बात करते हैं, एक छोटा सा नाम आएगा अभी चल के, विसरण। विसरण का मतलब हो गया ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। जैसे आप घर में अगरबत्ती लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो इसके पार्टिकल पूरे फैल जाते हैं, सबको पता लग जाता है। गैस लीकेज होता है तो उन्हें पता लग जाता है। एक होता है पराशरण। पराशरण में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य में झिल्ली, उसके द्वारा पानी के अणु आगे पीछे आते जाते हैं, मतलब किसी भी अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। जैसे कि बात करें कि किशमिश को आप खीर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या होता है? फूल जाती है। आप वाटर बॉल को पानी में डालते हैं, फूल की बड़ी हो जाती है। सब्जी वाला है, सब्जी के ऊपर बार बार पानी छिड़कता रहता है, पानी छिड़कता रहता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण वो ताजा दिखाई दे। गाजर है, मूली है, आपका जितना भी सॉलिड पार्ट वाली जो सब्जियां हैं उनके ऊपर वो छिड़कते रहते हैं। आलू शकरकंद के ऊपर नहीं छिड़केंगे, बाकी सभी पे। आगे बात करते हैं तो एक छोटा सा वर्ड आएगा संपराश्रयी विलयन। संपराश्रयी विलयन, इसका मीनिंग हो गया जिसकी सांद्रता एक समान होती है। और एक आता है अतिपराश्रय जिसमें सांद्रता ज्यादा होती है, और एक आता है छोटा सा वर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्पप्राश्रयी।
अल्पराशरी मतलब जिसमें सांद्रता कम होगी। अब ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके रिलीव लिस्ट में आया था कि अगर आरबीसी को पानी में रख दे तो क्या होगा। तो आरबीसी के ऊपर केवल और केवल झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए वो अंतःप्रासरण के द्वारा फूल करके मोटी हो जाएगी और लास्ट में फट के मर जाएगी। लेकिन अगर पादप कोशिका को रखेंगे पानी में तो वो नहीं मरेगी। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति परसेंट होती है, इसलिए उसमें पानी नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो वो भित्ति तक जाएगा। जिस तरह से कि टायर के अंदर ट्यूब में हवा भरते हैं तो ट्यूब फूलती जाती है और टायर तक कनेक्ट हो जाती है, टच हो जाती है, उसके बाद में हवा फुल हो जाती है। उसी तरह से सेल जो है प्लांट सेल वो नहीं मरेगी, पादप कोशिका पानी में डालने पर नहीं मरती है। इसके बाद हम बात करते हैं चित्र में। तो सबसे पहले ये डायग्राम है जिसमें मैं पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं को एक साथ लिया हूं। इस वाले भाग में मैंने लिया है पादप कोशिका, इस वाले भाग में मैंने लिया है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में यहाँ पर दो लेयर दिखाई दे रही है आपको, दो झिल्लियां दिखाई दे रही है। सबसे पहली झिल्ली कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति याद रखिए, नाम याद रखना, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति में तीन बातें याद रखनी है। पहली बात ये मृत होती है, निर्जीव होती है। दूसरी बात ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और तीसरी जो बात है वो है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके बाद में आती है कोशिका झिल्ली, या इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये पादप और जंतु दोनों में उपस्थित है। देखो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, मतलब जंतु कोशिका के अंदर और पादप कोशिका दोनों में ही ये झिल्ली पाई जाती है। इसमें भी तीन बातें याद रखनी है। पहली बात जो है इंपॉर्टेंट वो कि ये सजीव होती है। दूसरी बात ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तीसरी बात ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसका मतलब फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक का जोड़ा था जिसको निकोलसन सिंगर कहते हैं। उन्होंने फ्लूइड मोजेक थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सहायता ली थी कि जिस तरह से चाशनी के अंदर रसगुल्ले डूबे होते हैं, उसी तरह से लिपिड के अंदर, वसा के अंदर, फैट के अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल डूबे रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाग केंद्रक। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है, याद रखना दोहरी झिल्ली युक्त अंग तीन है। पहला केंद्रक, दूसरा हरित लवक और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है, अंगक होता है सेंटर पार्ट में। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन भी कहते हैं, सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं, डायरेक्टर भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है केंद्रक ही होता है। इस केंद्रक की झिल्लियों के बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का निर्माण इस छोटी से पाउच में केंद्रिका में होता है। ये केंद्रक है, केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है, इस केंद्रिका में राइबोसोम बनते हैं। ये राइबोसोम यहाँ से निकल करके सीधे बाहर जाएंगे। तो बाहर जाने के लिए इसमें छोटे छोटे गैप होते हैं, उन गैप से ये बाहर जाता है राइबोसोम। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक में दो भाग हैं। पहला भाग इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का निर्माण किसमें होता है? राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है, इसलिए इसको केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बाद में दूसरा इसमें धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिनको क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र भी बोलते हैं। गुणसूत्र या क्रोमेटिन धागे या क्रोमोसोम बोलते हैं। ये 46 होते हैं। इसमें आनुवंशिक गुण ले जाने, आनुवंशिक जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर के जाते हैं। क्योंकि 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें 23 जोड़े माँ से और 23 जोड़े बाप से आते हैं। तो मदर और फादर दोनों से मिलकर के एक 44 प्लस XX या XY का फॉर्मेशन होता है। तो आनुवंशिक गुणों को ले जाने वाले धागे गुणसूत्र कहलाते हैं। इसमें लिंग निर्धारण है वो Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अभी LDC एग्जाम सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण है वो Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है, XY पर नहीं निर्भर करेगा, केवल और केवल Y पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल में 45 गुणसूत्र तो एक जैसे हैं, केवल Y का ही तो अंतर है, 46 गुणसूत्र का अंतर है, तो ये Y पे डिपेंड करता है। इसके साथ में आज तक 40,000 जीन खोजी जा चुकी है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया था जो नर्सिंग डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई थी उसमें, कि अब तक मनुष्य में कितनी जीन खोजी जा चुकी है। तो 40,000 जीन खोजी जा चुकी है। कल्पना चावला जब कोलंबिया यान में बैठ करके गई थी तब तक 40,000 जीन खोजी जा चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःपृथ्वी जालिका, इसको ER कहते हैं। ये दो तरह की होती है, झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं।
दो तरह की होगी, एक खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और चिकनी से वसा का निर्माण होगा। दो बातें याद रखेंगे, एक चिकनी से वसा और खुरदरी से प्रोटीन। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर छोटी सी संरचना, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीकारक एंजाइम पाए जाते हैं। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उस खाने को ये पचाने का काम करता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न करता है, और ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एक मोल ग्लूकोज से लगभग 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, और एटीपी ऊर्जा की मुद्रा होती है। जैसे अमेरिका की मुद्रा डॉलर, इंडिया की मुद्रा रुपया, उसी तरह से ऊर्जा की मुद्रा एटीपी होती है। ये अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था कि क्रिस्टी किसमें पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली नुमा संरचना, ये जो अंगुली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, अंगुली जैसी संरचनाएं बनाती है। इस वजह से ये संरचनाएं अंगुली जैसी दिखाई देती है और इनको क्रिस्टी नाम दिया जाता है। याद रखना क्या नाम बोला मैंने, क्रिस्टी। इनके ऊपर F1 कण पाए जाते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक अन्य नाम और होता है अर्धस्वायत्तशासी अंग, या कोशिका में कोशिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए इसमें रेप्लिकेशन की पावर पाई जाती है, मतलब ये पुनरावृत्ति कर सकता है। इसके बाद में आते हैं नॉन लिविंग पार्टिकल, जिसमें कुछ एल्कलॉइड, गोंद, रेजिन, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। गोल्गी बॉडी झिल्लियुक्त अंगक होते हैं। ये एक तरफ से प्लाज्मा झिल्ली से, दूसरी तरफ से केंद्रक से जुड़ा रहता है और इसको सपोर्ट दे करके रखता है। हाँ, ये जरूर याद रखना कि ये आवागमन का कार्य करता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का काम करता है। इसके साथ में कोई भी विषैला पदार्थ सेल में चला जाता है तो अविषैले पदार्थ में बदल देता है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में लाइसोसोम, ये सुसाइडल थैली या आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं इसको। आत्मघाती की थैली क्यों? क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम, अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका में अनावश्यक रूप से कोई भी पदार्थ अगर रहता है अनावश्यक रूप से, तो उसको ये कवर कर करके खुद भी मर जाता है और उसको भी मार देता है, इसलिए सफाई कर्मचारी का कार्य करता है। इसके बाद में आता है झिल्ली रहित अंगक। झिल्ली रहित मीन्स नंगा। ऐसा कौन सा अंगक है जो नंगा रहता है? राइबोसोम। ये दानेदार संरचनाएं होती है, पार्टिकल होते हैं, और इन राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन से ही ऊर्जा मिलती है, तो प्रोटीन से ही ऊर्जा कोशिका के सारे कार्य होते हैं। एक तरह से शुरुआत होती है, तो शुरुआत इंजन के द्वारा होती है, तो इंजन भी कहते हैं इसको, कोशिका का इंजन। ये दो तरह का होगा, एक 70S, एक 80S। 70S वाला ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80S वाला ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S वाले की दो सब यूनिट होती है, एक 40 और एक 60, 60S 40S। इसके बाद में 70S वाले की दो सब यूनिट होती है, एक 50S और एक 30S। S क्या है? स्वीटबर्ग मतलब सेडिमेंटेशन होता है इसका। इसके बाद में आ जाते हैं तारकाय। तारे जैसी संरचना होती है, सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये कोशिका विभाजन में कार्य करती है। ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये ओनली एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि विभाजन का कार्य करता है। तो फिर प्लांट सेल में विभाजन का कार्य कौन करेगा? प्लांट सेल में विभाजन के लिए सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट, इसमें सेल प्लेट प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में विभाजन का कार्य कौन करता है? सेल प्लेट कार्य करती है, ये विभाजन का काम करती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे चल करके, छोटा सा पार्ट रह गया हमारे पास, हरित लवक। लवक की बात करते हैं, पहले प्लास्टिड बोलते हैं। लवक तीन तरह के होंगे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक, इसमें कोई रंग नहीं होता, ये सफेद होता है। जैसे कि आपने पत्ता गोभी को देखा है, बाहर से छीलते हैं, पत्ते उतारते हैं तो अंदर से व्हाइट कलर की पत्तियां निकलती हैं, उनमें अवर्णी लवक होता है, कोई रंग नहीं होता। वर्णी लवक जो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, हरे के अलावा जो सब रंग है वो सारे के सारे वर्णी लवक में जाएंगे। जैसे टमाटर है, टमाटर का रंग हल्का गुलाबी लाल होता है, उसमें लाइकोपीन होता है। पपीता जो पपीता होता है वो पीले रंग का होता है, फूल पीले रंग के होते हैं, उनमें जेंथोफिल होता है, तो ये वर्णी लवक होते हैं। हाँ, हरित लवक जो है वो हरे रंग का ही होगा। सभी हरे पादप हरित लवक के कारण, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। मैग्नीशियम धातु के कारण वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो हरा रंग जो है वो वर्णी लवक में बदल जाएगा। मतलब टमाटर पहले हरा था, मिर्च पहले हरी थी, अब वो लाल हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि
पहले हरित लवक था वो किस में बदल गया, वर्णी लवक में बदल गया, क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, हरे रंग से लाल रंग में या पीले रंग में बदल गया। लेकिन लाल और पीला हो गया, लाल पीला होने के बाद में वो हरे रंग में नहीं बदलेगा, मतलब वर्णी लवक हरित लवक में नहीं बदलेगा। ओके, बात करते हैं, ये दोहरी झिल्ली युक्त अंगक होता है, इसमें छोटी छोटी प्लेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और ये प्लेट ग्रेना कहलाती है, जिसको ग्रेना नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? ग्रेना। ग्रेना सेम वैसे ही होता है, जब आप बफर खाना खाने जाते हैं तो बहुत सारी प्लेट एक के ऊपर एक जमा देते हैं और उसके बाद में साइड से जो दिखाई देती है वो प्लेट जैसी स्ट्रक्चर ग्रेना कहलाती है। ग्रेना के बाद में इस वाले पार्ट में थोड़ा सा लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं। तो दो भाग हो गए, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर प्रकाशिका अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण होता है, अतः हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। यह किचन ऑफ सेल, उसके साथ साथ में अर्धस्वायत्तशासी अंग, उसके साथ साथ में कोशिका, ये नाम पहली बार यहां पर भी आया था माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को भी अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं, उसके साथ साथ में इसको सेल विदिन सेल, कोशिका में कोशिका भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी डीएस डीएनए होता है, इसमें भी खुद का डीएस डीएनए होता है, इसमें भी डीएनए और इसमें भी डीएनए, इसलिए ये भी दोहरी झिल्ली युक्त, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसके बाद में बचा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जिन पौधों को प्रकाश नहीं मिलता उनमें अप्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, वो स्ट्रोमा वाले भाग में होती हैं। अब क्वेश्चन बन करके तैयार हो गए हमारे पास में, हमने डिस्कशन किया। पहला क्वेश्चन की कोशिका संरचनात्मक क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई 1, दूसरा कोशिका की खोज किसने किया 2, तीसरा सेल थ्योरी किसने दी, चौथा क्वेश्चन हमारे पास ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर आ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जीवित है कौन सी निर्जीव है, किसकी बनी होती है, ये सब बातें। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि वर्णी लवक और हरित लवक किस पर आधारित प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, रसोई घर किसे कहते हैं। इसके साथ में आगे चलते हैं तो एक छोटा सा भाग हो रहा है कौन सा, वैक्यूल, इसको रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये पानी को कम ज्यादा होने का काम करती है, इसकी झिल्ली को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। कोई क्वेश्चन बनता है, इतना कोई खास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों अंग हरित लवक और वैक्यूल रिक्तिका बोलते हैं इसको, तो ये दोनों पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रक पर आधारित है कि कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस आंसर चला जाएगा केंद्रक। गुणसूत्र का इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण करता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर रहा था, रफ, और इसमें स्मूथ चिकनी वाली ये कर रही थी। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया पर आधारित शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ये आ सकता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकारक एंजाइम पाए जाते हैं। ऊर्जा का मुद्रा कौन सा है, एटीपी होता है। कितने एटीपी मिलते हैं, 38 एटीपी मिलते हैं। इसके बाद में गोल्जी बॉडी की एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, या यूं आ जाएगा कि जितने भी झिल्ली युक्त अंग हैं उन सबका निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का निर्माण करता है। आत्मघाती थैलियां कौन है, तो लाइसोसोम है। क्यों, क्योंकि अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम एटीएस किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में, सेल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में पूछ ले कि 17S किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये कह सकता है कि इंजन किसे कहते हैं, कोशिका का इंजन, तो राइबोसोम आंसर जाएगा। प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है, किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम आंसर जाएगा। राइबोसोम का निर्माण किसमें होता है, तो केंद्रीय का आंसर चला जाएगा। हाँ, ये सब आने के बाद में एक इंपॉर्टेंट बात हो, अगर पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंगक पूछा जाए तो आंसर, अगर रिक्तिका दे रखा हो तो सबसे बड़ा आंसर ये जाएगा। अगर रिक्तिका ऑप्शन में नहीं है तो सबसे बड़ा आंसर, सबसे बड़ा अंगक पादप कोशिका में हरित लवक। अगर क्वेश्चन आता है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंगक कौन सा है, तो हमारा आंसर जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। अंगक पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछ ले वैसे ऑप्शन में न्यूक्लियस भी दे रखा है, केंद्रक भी, तो सबसे बड़ा केंद्रक। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनकर के तैयार होगा वो ये कि दोहरी झिल्ली युक्त अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं इसमें जो दोहरी झिल्ली युक्त है। तो 3 है इसमें, देखिएगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट और एक केंद्रक। अगर पूछ लिया जाए कि एकल झिल्ली वाले कौन कौन से, तो बाकी बच्चे भी सारे एकल झिल्ली है, सिर्फ नंगा और केवल एक घूमता है, कौन, राइबोसोम। ये नंगा रहता है, मतलब झिल्ली रहित होता है। ओके, इसके बाद में अगली क्लास में जो भी टॉपिक आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। LCC 2 सर, समता सर, लालजी सर। ओके, ऑल द बेस्ट।